अजीज़ तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड को डिस्कस करते हैं। उसमें पहला टॉपिक जो हमारे पास ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ये लिखा हुआ है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर जो चेंज आती है, तब्दीली आती है, दैट इज डिफॉर्मेशन। जब भी किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, सॉलिड पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसकी लंबाई में, उसकी शेप में या उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। इस चेंज को नाम दे देते हैं हम डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। और जिस फोर्स ने ये चेंज पैदा की है उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब बेटा इसकी एक एग्जांपल है, हमारे पास सॉफ्ट बॉल, रबड़ का बॉल, जिससे क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, उस बॉल को आप दाएं हाथ में पकड़ के दोनों तरफ से ऐसे प्रेस करते हैं। जब बॉल को ऐसे प्रेस किया जाता है तो इस एक्सटर्नल फोर्स के ज़ेरे असर बॉल स्क्वीज हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसकी शेप में, उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स रिमूव करते हैं तो बॉल अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। ये टेम्परेरी तौर पर जो चेंज आती है शेप के अंदर, वॉल्यूम में, दैट इज डिफॉर्मेशन। अब एक और इसकी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास बेटा ये एक सेकंड इसकी एग्जांपल ये लिखी हुई है। रबड़ की एक स्ट्रिंग लें, डोरी रबड़ की लेते हैं, इसको दोनों हाथों में पकड़कर अपोजिट साइड में हम खींचते हैं हाथों को इस तरफ। अपोजिट साइड में जब खींचेंगे तो इस रबड़ की स्ट्रिंग की लंबाई में इजाफा हो जाता है। लेकिन जैसे ही लगाई गई फोर्स को आप रिमूव करते हैं, ये रबड़ की स्ट्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। इस किस्म की डिफॉर्मेशन जिसमें अप्लाइड फोर्स के रिमूव करने पर जिस्म अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, दैट इज टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। वक्ती तौर पर यह डिफॉर्मेशन आती है। जैसे ही लगाई गई फोर्स को बेटा हम रिमूव करते हैं तो जिस्म अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाता है। इसके बाद बेटा यहां पर हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा सबसे पहले तो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर एटम्स एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर होते हैं, तरतीब होती है, खास तरतीब होती है, इनको नाम दे देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एटम इस तरतीब में रहते हैं इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। इस फोर्स के ज़रिए असर एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस के गिर्द टाइटली मौजूद रहते हैं। अब जब एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सॉलिड के ऊपर लगाई जाती है तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा नहीं होगी, एटम, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एटम अपनी पोजीशंस को नहीं छोड़ते। जब तक क्रिस्टलाइन सॉलिड के एटम अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को नहीं छोड़ेंगे, उनकी शेप के अंदर, उनके वॉल्यूम के अंदर, उनकी लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आ सकती। तो बेटा देखें, ये मेरे पास फर्स्ट करें क्रिस्टलाइन एक यूनिट सेल है, ये वाला यूनिट सेल उसका, ठीक है, जिसके ये एटम जब तक हमारी इस तरह लगाई गई फोर्स, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता हूं दोनों तरफ से, इस तरह फोर्स ऐसे लगाता हूं ये वाली शेप में, तो जब तक हमारी लगाई गई ये एक्सटर्नल फोर्स इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा ना होगी, ये एटम अपनी पोजीशंस को नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हमारी अप्लाई की गई फोर्स इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस से बढ़ जाती है तो एटम अपनी पोजीशंस को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्प्लेस कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि इसकी शेप में या इसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाती है। अब जैसे ये फोर्स ऐसे लगाई हमने दोनों तरफ से, इस तरह फोर्स लगाने से नतीजा ये होता है कि जब एटम अपनी पोजीशन छोड़ते हैं तो ये वाला जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ये शेप इख्तियार कर जाता है। ये ऐसे एटम्स हैं वो दोनों तरफ से प्रेस होने की वजह से अपनी पोजीशन छोड़ गए, इक्विलिब्रियम पोजीशन
और सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज आ गई है शेप के अंदर। अप्लाई की गई फोर्स जैसे ही रिमूव करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एटम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशंस के अंदर आ जाते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड अपनी असल शेप को रीगेन कर लेता है। सिमिलरली अगर फोर्स हम ऐसे लगाते हैं, इस तरह दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे जब इस तरह फोर्स लगाएंगे तो भी एटम उस वक्त अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस को डिस्प्लेस करेंगे छोड़ेंगे जब तक हमारी एक्सटर्नल फोर्स इंटर अटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा ना होगी। जैसे ही हमारी अप्लाई की गई फोर्स इंटर अटॉमिक फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से बढ़ जाती है, एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ देते हैं और बॉडी की शेप या वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाती है। और ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके एटम ये शेप इख्तियार कर लेते हैं। जब एटम की ये शेप हो जाती है तो लाजमी तौर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप भी इस तरह की हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमारी लगाई गई फोर्स रिमूव की जाती है, एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड अपनी असल शेप को रीगेन कर लेता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ओरिजिनल शेप में वापस आने की एबिलिटी इसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की ओरिजिनल शेप रीगेन करने की एबिलिटी इलास्टिसिटी कहलाती है। लेकिन बेटा शर्त यह है कि हमारी लगाई गई फोर्स, जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड पर फोर्स लगाई है, लाजमी तौर पर वो फोर्स उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी। अगर फोर्स ने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया तो हमारी अप्लाई की गई फोर्स उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन, मुस्तकिल तब्दीली ला देती है। एटम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक परमानेंट चेंज आ जाता है। इसको नाम दे देते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी इलास्टिसिटी की होती है। किसी भी सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की अप्लाइड फोर्स के खिलाफ जितनी ज्यादा मुजाहमत होती है वही उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। तो बेटा जितनी ज्यादा मुजाहमत करने वाला सॉलिड होगा उतना ही ज्यादा वो इलास्टिक होता है। अब मैं फर्ज करें कि ये कहता हूँ एक रबड़ की डोरी है, एक ये स्टील का मेरे पास कंडक्टर है, ये एक स्टील का रॉड है, एक रबड़ की रॉड है। अब देखना इन दोनों में से कौन सी बॉडी अप्लाइड फोर्स के खिलाफ ज्यादा मुजाहमत पेश करती है। तो लाजमी तौर पर जो स्टील है वो ज्यादा मुजाहमत करता है रबड़ के मुकाबले में, जिसकी वजह से स्टील को आप कह देते हैं कि ये ज्यादा इलास्टिक है रबड़ के मुकाबले में। तो ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बड़ी दफा पेपर में आया है। अजीज तलबा, अब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस, यूनिट एरिया पर लगाई गई फोर्स, यूनिट एरिया पर लगाई गई फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं। और ये वाली स्ट्रेस जो है वो बॉडी की शेप के अंदर, लेंथ में या वॉल्यूम में चेंज ला सकती है। यानी लेंथ, शेप या वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए यूनिट एरिया पर लगाई गई फोर्स को आप नाम दे देते हैं बेटा स्ट्रेस। मैथमेटिकली ये लिखा हुआ अप्लाइड फोर्स ओवर एरिया, और ये इसका फोर्स को एफ से और एरिया को ए से ज़ाहिर करते हैं। फिर इसके यूनिट फोर्स के बेटा यूनिट आपको पता है कि न्यूटन होते हैं और एरिया जो मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर होता है। तो पास्कल बेटा एक और फिजिकल क्वांटिटी के भी यूनिट होते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास प्रेशर। तो प्रेशर और स्ट्रेस के अंदर इंतहाई मामूली सा डिफरेंस होता है। स्ट्रेस परपेंडिकुलरली एक्ट करती है, जबकि प्रेशर जो वो किसी भी साइड में एक्ट कर सकता है। इसके बाद आगे जो इसके टाइप्स हैं, तीन इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। पहले हमारे पास टेंसल स्ट्रेस, फिर वॉल्यूम स्ट्रेस या इसको कंप्रेस भी स्ट्रेस कह सकते हैं, कंप्रेस स्ट्रेस भी कहते हैं, और तीसरा जो ये शेयर स्ट्रेस है। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टेंसल स्ट्रेस। किसी भी जिस्म पर फोर्स के लगाने पर, कोई बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स उस बॉडी की लेंथ में चेंज पैदा कर देता है, तो अप्लाइड स्ट्रेस कहलाएगी हमारे पास टेंसल स्ट्रेस। सिमिलरली
अगर किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो हमारी अप्लाई की गई स्ट्रेस उस बॉडी के वॉल्यूम में चेंज पैदा कर देती है। तो इस किस्म की स्ट्रेस को नाम दे देते हैं आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या फिर इसको कंप्रेस स्ट्रेस भी कहते हैं, कंप्रेस स्ट्रेस का नाम भी दे देते हैं। तीसरी टाइप इसकी आती है हमारे पास शेयर स्ट्रेस। शेयर यानी स्ट्रेस के अप्लाई करने पर बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। शेप तब्दील करने वाली स्ट्रेस, शेप को चेंज करने वाली स्ट्रेस को नाम दे देते हैं आप शेयर स्ट्रेस। बेटा इसके बाद हमारे पास ये स्ट्रेन है। स्ट्रेस और स्ट्रेन दो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज है। अब स्ट्रेन क्या चीज होती है? स्ट्रेस के अप्लाई करने पर जो डिफॉर्मेशन पैदा होती है, चेंज आती है, इस चेंज की मेजरमेंट को आप नाम दे देते हैं स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन जो स्ट्रेस पैदा करती है, इस डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट को नाम दे देते हैं स्ट्रेन। इसके भी आगे तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास टेंसल स्ट्रेन। अब टेंसल स्ट्रेस जो डिफॉर्मेशन पैदा करता है, लंबाई के अंदर चेंज लाता है, टेंसल स्ट्रेस लंबाई में जो तब्दीली लाता है, इस किस्म की स्ट्रेन को नाम दे देते हैं आप टेंसल स्ट्रेन। टेंसल स्ट्रेस ने जो चेंज पैदा की है, डिफॉर्मेशन पैदा की है, इसको नाम दे देते हैं आप टेंसल स्ट्रेन। मैथमेटिकली ये हमारे पास चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ के दरमियान जो रेशो होती है, यानी लंबाई में जो इजाफा हुआ है या कमी हुई है या इजाफा हो गया है, इस तब्दीली चेंज और ओरिजिनल लेंथ में जो रेशो होती है उसको नाम दे देते हैं आप टेंसल स्ट्रेन, और इसको एप्सिलॉन से ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी इसकी टाइप है, ये हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन या कंप्रेस्ड स्ट्रेन का नाम भी इसको दे देते हैं। तो बेटा ये देखें जरा, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो टेंसल स्ट्रेस ने डिफॉर्मेशन पैदा किया उसको नाम दे दिया हमने टेंसल स्ट्रेन। अब यहाँ पर जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या कंप्रेस्ड स्ट्रेस ने जो किसी भी बॉडी के अंदर चेंज पैदा की है, इसको नाम दे देते हैं आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर कंप्रेस्ड स्ट्रेन। अब मैथमेटिकली ये क्या होता है, ये रेशो है किस किस के दरमियान, वॉल्यूम चेंज हुआ है तो चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम दोनों के दरमियान जो रेशो होती है उसको नाम दे देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब तीसरी इसकी जो टाइप है वो है शेयर स्ट्रेन, उसको भी डिस्कस कर बेटा। अब हम इसका जो तीसरी टाइप है, स्ट्रेन की तीसरी टाइप शेयर स्ट्रेन, इसको डिस्कस करते हैं। शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस ने जो स्ट्रेन पैदा किया बॉडी के ऊपर, हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं जिसकी वजह से बॉडी की शेप चेंज होती है। अब शेप जो तब्दील हुई है, इसकी मेजरमेंट को नाम दे देते हैं शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन, लेट्स सपोज कि ये एक मेरे पास बॉडी है, क्यूब है, ये रेड कलर के अंदर मैंने एक क्यूब बनाया है। जब इसको दोनों तरफ से कंप्रेस करते हैं, ऐसे इस तरफ कंप्रेस करते हैं तो ये वाली शेप जो है इख्तियार कर जाता है, ऐसे ये शेप इख्तियार करता है। अब इसकी शेप के अंदर जो चेंज आई है, इसकी मेजरमेंट को नाम दे देते हैं हम शेयर स्ट्रेन। अब इसको हम जाहिर करते हैं गैमा के साथ, रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हमारे पास ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल से ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है ये आता है हमारे पास tan थीटा के बराबर, और इसको गैमा के बराबर रखा है, ये शेयर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये एंगल बहुत छोटा हो, कितना छोटा हो, लेस देन 5 डिग्री, 5 डिग्री से अगर ये एंगल छोटा हो तो tan थीटा किसके बराबर आ जाता है, नियरली थीटा के बराबर आता है। यहां पर हम tan थीटा की जगह थीटा रख देते हैं, तो यही हमारे पास बन जाता है डेल्टा A ओवर A। तो बेटा आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ, मुझे उम्मीद है आपको काफी हद तक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।